जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 34। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पास्ट पेपर के केस स्टडीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसा ही है। कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए, अब इसमें पास्ट पेपर की प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 आज का टारगेट हमारा ये है। आज की क्लास में हमने ये 4 केस स्टडीज़ जो है बेसिकली चारों की चारों केस स्टडी रिसेंट पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। स्टार्ट करें जी डिस्कशन। चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी किस्म की। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 आइटम 25 का क्वेश्चन है जी। रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेटेड इन द अबव सिचुएशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट से हमें पता चल गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है और उसका स्टाइल टिपिकल है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में नॉर्मली वो केस स्टडी जब बनाता है तो क्या करता है, हमें स्टेज के बारे में पूछता है और फिर उसके बाद में उस स्टेज के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे कहेगा कि कॉस्ट बता दो या कुछ स्ट्रेटजीज बता दो हमें कि इस स्टेज पे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। यहाँ तो नॉर्मली कॉस्ट के बारे में पूछता है या स्ट्रेटजी। आइए जरा देखते हैं इसके पार्ट बी में क्या पूछ रहा है। फॉर ईच स्टेज आइडेंटिफाइड इन ए अबव, यानी जितनी भी स्टेजेस होंगी 1, 2, 3, 4 जितनी भी उस केस में शो हो रही हैं। कह रहा है हाईलाइट टू रेलिवेंट कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकमेंड एन एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, आपने कॉस्ट भी बतानी है और स्ट्रेटजी। दो कॉस्ट क्या होंगी, 2 और एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बतानी है। कि दोनों ही पूछ लिए उसने। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से हमारी क्या मुराद होती है? मार्केटिंग से मुराद, ठीक है, हाँ, इसमें सबसे अहम चीज तो प्रमोशन आती है। लेकिन प्रमोशन आपको ना 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हमने स्टडी किए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब चूंकि उसने एक पूछा है तो हम प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, हमें प्रमोशन वाले एलिमेंट को, क्योंकि मार्केटिंग का प्रमोशन से ज्यादा गहरा ताल्लुक है हमारे सिलेबस को सामने रखते हुए। Axis Sound, a mid-range consumer electronic company, launched its wireless earbuds Axis Pods 3 years ago. Initially, the product struggled to gain market share in a crowded segment with only limited sales. However, it eventually gained traction following the introduction of influencer marketing campaigns and product road shows. जी, अब ये क्या है? इवेंचुअली गेन ट्रैक्शन फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन, यानी अट्रैक्शन इन्होंने हासिल की। अट्रैक्शन कैसे हासिल की इन्होंने? हाँ, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए से मार्केटिंग करके। ये अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन क्या होती है? हाँ, जो डिफरेंट जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स, उनके जरिए से एडवर्टाइजमेंट की गई। एंड प्रोडक्ट रोड शोज, और उन्होंने कुछ शोज किए। रिसेंटली सेल्स हैव गॉन डाउन एज मोस्ट टेक इन्फ्लुएंसर्स हैव शिफ्टेड टू न्यूअर ब्रांड्स ऑफरिंग एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एंड इंटीग्रेटेड एआई फीचर्स। जी, अब क्या है? मैच्योरिटी है ये। अच्छा देखिए, पहली चीज ये जो उसने बोला है ना कि लॉन्च्ड इट्स वायरलेस, इससे हमें पता चला कि ये तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। ठीक है, इससे क्या पता है, इंट्रोडक्शन स्टेज आ गई। लेकिन इसके ऊपर उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। बहरहाल ये हम उसको बता सकते हैं कि ये लॉन्च स्टेज जो आपने बताया ना, ये 3 years ago लॉन्च, ये हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज है। फिर इसके बाद जब उसने कहा कि प्रोडक्ट ने स्ट्रगल किया स्टार्ट में, ये कौन सी स्टेज हुई? नहीं, ये एक मिनट है, नहीं, ये भी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही आएगा। ये भी इनिशियली द प्रोडक्ट स्ट्रगल टू गेन मार्केट शेयर क्राउडेड सेगमेंट विद ओनली लिमिटेड सेल्स, ये भी हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज कि हमें सेल बढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है। इंट्रोडक्शन में ऐसा होता है ना, इंट्रोडक्शन में सेल्स कम होती है। क्राउडेड सेगमेंट का मतलब यह है कि इसमें कोई अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ठीक है, इस वजह से ये आपके मार्केट की तो मैच्योरिटी स्टेज को जाहिर कर रहा है कि ओवरऑल जो मार्केट है उसमें बहुत ऐसा प्रोडक्ट के लिहाज से ये हमारा स्टार्ट है। देखें, आप ऑलरेडी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं और फर्ज कीजिए ओवरऑल इंडस्ट्री में सेलर्स हैं, तो या हमारा जो मॉडल है वो कौन सा है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को डिस्कस नहीं करता, ये किसको डिस्कस करता है? और हमें प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इंडस्ट्री में ऑलरेडी फर्ज कीजिए अगर ऑलरेडी सप्लायर्स मौजूद हैं ऑलरेडी,
लेकिन हमारी प्रोडक्ट तो नहीं है। तो प्रोडक्ट का जब एनालिसिस करेंगे प्रोडक्ट के पॉइंट, प्रोडक्ट के लिए तो भाई इस दूसरी प्रोडक्ट चाहे मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली प्रोडक्ट तो मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है ना, तो इस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेज हुई और ये इंट्रोडक्शन। फिर कह रहा है इट इवेंचुअली गेन अट्रैक्शन फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये कौन सा फेज बता रहा है, ग्रोथ फेज। लेकिन आगे चल के क्या कह रहे हैं, रिसेंटली सेल्स हैव गॉन डाउन एज मोस्ट टेक इन्फ्लुएंसर हैव शिफ्टेड टू न्यूअर। सेल्स कम हो गई है, नहीं मैच्योरिटी पे कहां सेल कम होती है। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जब अंडरस्टैंड किया, एक ही ग्राफ आपको मैंने सिखाया, वो उस ग्राफ में मैच्योरिटी में क्या सेल्स कम होती है, वो जो लाइन होती है प्रोडक्ट लाइन, वो किस चीज की है, सेल्स की है या प्रॉफिट की है, वो सेल्स की है। मैच्योरिटी स्टेज पे सेल्स जो है वो पीक पे होती है, स्टैग्नेंट होती है, डिक्लाइन नहीं होती। ठीक है, डिक्लाइन कहाँ होती है, डिक्लाइनिंग स्टेज। तो इस केस स्टडी के अंदर उसने हमें 3 स्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, डिक्लाइन के बारे में। यहाँ क्लियर है। इनको रेलिवेंट सिर्फ हमने इतना लिखना है कि ये 3 स्टेजेस यहाँ डिस्कस हुई है कि हमने सपोर्ट भी करना है, आर्गुमेंट देना है कि हमें किस इंफॉर्मेशन से पता चला इंट्रोडक्शन स्टेज है। इंट्रोडक्शन किस स्टेज से पता चला, किस लफ्ज से पता चला, लॉन्च से। लफ्ज इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है, लॉन्च। फिर उसके बाद ये कैसे पता चला कि ग्रोथ स्टेज है, हाँ कैंपेन स्टार्ट की और इसमें गेन अट्रैक्शन। ठीक है, ये ट्रैक्शन का मतलब देखिए क्या, ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई अलग से लफ्ज तो नहीं, मुझे लगता है शायद स्पेलिंग एरर हो, हाँ लेकिन मे भी ट्रैक्शन का अलग से कोई मीनिंग हो। क्या हमें कंफर्म कर लेना चाहिए, जरा गूगल कर मेरा भाई, देखें ट्रैक्शन का मतलब क्या है। और ये कैसे पता चला कि ये डिक्लाइन स्टेज है, सेल्स डाउन हो रही, शाबाश, ओके। अब वो कह रहा है मुझे कॉस्ट भी बताओ, स्ट्रेटजी भी बताओ। एक प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कॉस्ट क्या होगी हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज पे, वर्किंग कैपिटल, R&D कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल। लेकिन जो R&D कॉस्ट है वो तो हमारी, हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे होती है, इंट्रोडक्शन पे तो नहीं होती R&D। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कॉस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कॉस्ट, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमारी हर केस में ही होगी, वो यहाँ पे मेंशन करना बेहतर नहीं है क्योंकि वो हर एक में होगी। कर सकते हैं कि इनिशियली सेल्स के लिहाज से ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होगी, क्यों, क्योंकि हमारी सेल जो है वो कम है। लेकिन बड़ी बड़ी कॉस्ट क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की, इनिशियल सेटअप, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना है, ठीक है, ये कॉस्ट हमारी। और स्ट्रेटजी क्या होगी इसमें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताइए, प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करनी है हमने। इसमें हम जो मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए क्रिएट करेंगे। और बजट हमारा मार्केटिंग का कितना होगा, देखिए मैंने आपको बताया था प्रमोशन की जब बात करनी है आपने 2 बातें बतानी है, नंबर 1 हाँ अमाउंट कितनी होगी, और नंबर 2 पर्पस क्या होगा उसका। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज पे अमाउंट लो होती है यानी, और इसका फोकस क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो स्टार्ट में ही एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकती हैं, वो जाहिर उनका ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अमूमी तौर पे इंट्रोडक्शन स्टेज पे मार्केटिंग लो होगी। नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज पे कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी प्लस हायर वर्किंग कैपिटल चाहिए, शाबाश। हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कुछ क्वेश्चन में भी देखा था ना, ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 में भी बात होगा तो कहता है वर्किंग कैपिटल इनहेंस हुआ। तो ये हमारे एक वर्किंग कैपिटल इनहेंसमेंट और दूसरा कैपेसिटी इनहेंसमेंट। फिर इसके अलावा हाँ हायर एडवर्टीजमेंट, ये भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ग्रोथ में हमने और इसमें फोकस क्या होगा एडवर्टीजमेंट का, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना, प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में बता, वेरिएंट्स जो है प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स जो है उनके बारे में कस्टमर को अवेयर करना, बेसिक फीचर्स नहीं बल्कि अब जो डिफरेंट वेरिएंट्स है उनके बारे में बताना ताकि ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट, क्योंकि दूसरे सप्लायर्स भी आगे होंगे ना मार्केट में, तो हमने अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करना है। हाँ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे प्रमोशन,
क्योंकि नॉर्मली हमारे सिलेबस की हद तक लफ्ज मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रमोशन स्ट्रेटजी को समटाइम इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेहतर है कि यहाँ पे प्रमोशन, लेकिन मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, 4 P's, प्रोडक्ट भी, प्राइस भी, प्लेस भी, प्रमोशन भी। तो अगर फर्स्ट कीजिए एग्जाम में उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूछा, आपके जहन में प्रमोशन स्ट्रेटजी नहीं आ रही, तो आप प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस के बारे में भी लिख सकते हैं, वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक हो। नेक्स्ट डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज पे बताइए टू कॉस्ट कौन कौन सी है? कॉस्ट टू कीप, ये कौन सी है कॉस्ट टू कीप सेल? ये तो जेनेरिक सी बात कर दी आपने। हाँ, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज होनी, नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट बताइए कौन सी होगी? वारंटी कॉस्ट होगी, ये स्पेसिफिक है, शाबाश। और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, बिल्कुल, ये स्पेसिफिक कॉस्ट बताइए। स्ट्रेटजीज क्या होंगी यहाँ पे? एडवर्टीजमेंट रिड्यूस कर देंगे और हमने नीश मार्केट पे फोकस करना, ठीक है। यानी ऐसी मार्केट जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट हो हमारा। जब लॉस मेकिंग सेगमेंट होगी हमने, जब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे होगी, तो हमारे जिन जिन एरियाज की सेल कम है वहां पे क्या करेंगे, फेज आउट कर देंगे, फेज आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस और वारंटी क्लेम की कॉस्ट बढ़ेगी हमारी डिक्लाइन स्टेज पे। और कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी? रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? और स्ट्रेटजी क्या हम करेंगे, हम लिमिटेड एडवर्टीजमेंट करनी है हमें। क्वेश्चन 1 समझ आ गया आपको? देखिए इसमें सम टाइम ऐसा होगा कि अगर उसने डिफरेंट स्टेजेस पूछी है, एक आधी स्टेज आपकी ऊपर नीचे हो गई, एक दो कॉस्ट आप मेंशन नहीं कर सके, स्ट्रेटजी नहीं बता सके, ये इश्यूज कंपैरेटिवली इसका इम्पैक्ट लो होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब उसने बहुत सी स्टेजेस पूछी हैं, बहुत सी स्ट्रेटजीज पूछी हैं, बहुत सी कॉस्ट पूछी है, तो 2-3 का एग्जाम में हमारे जहन में ना आना ये नेचुरल है, ये आपके फेल होने की रीजन नहीं बनेगी इंशाल्लाह। जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो फेल होने की रीजन बन सकती है, वो क्या है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ना करना और ये ना जान पाना कि आपने केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या है इसका। मुझे बताइए ये रिक्वायरमेंट के स्टाइल के साथ आप कंफर्टेबल हैं? रिक्वायरमेंट को पढ़े और आपने ये देखा कि अमूमी तौर पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मजीद हमने लेक्चर के दौरान में भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की उसमें रिक्वायरमेंट लगभग इसी तरह की है, ऐसा ही है। तो इस रिक्वायरमेंट के साथ पक्के हो जाए, जैसे ही क्वेश्चन आए आपने फौरन अपने आप को कहना है ये तो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई दफा प्रैक्टिस किए हुए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, या इसमें कुछ मजीद डिस्कशन करनी है आपने? चलिए क्वेश्चन 2, ये कुछ टेक्निकल सा क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है, एडवाइज विच सेगमेंट प्रेजेंट द मोस्ट वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर खालिद, आल्सो प्रोवाइड रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि ऊपर उसने कुछ सेगमेंट बताए हैं, क्या बताना है, कौन सा सेगमेंट मोस्ट वायबल है, और कह रहा है सिर्फ ये ना बता देना कौन सा सेगमेंट, आपने रीजन भी बतानी है। B, for each force list 3 factors that influence its strength. Also explain how each of these factors might have impacted the strength of that particular force in your recommended segment. फोर्स, अच्छा उसने मॉडल, मैंने आपको बताया था ना कैफ लेवल पे और सीफैप लेवल के क्वेश्चन में फर्क क्या होता है केस स्टडी में, क्या फर्क होता है? कैफ लेवल में वो आपको रिक्वायरमेंट में बताता है कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, और सीफैप लेवल पे नहीं बताता, वो कहता है आप खुद अंदाजा लगाए प्रैक्टिकल लाइफ में आप कि कौन सा मॉडल यहाँ पे सूटेबल होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस रिक्वायरमेंट में उसने मॉडल के बारे में बताया ही नहीं। हाँ बताइए, लफ्ज फोर्स से मुझे अंदाजा हो रहा है, ये जो है ना, ये इसने फॉर ईच फोर्स, क्योंकि फोर्स का वर्ड हमारे पूरे सिलेबस में पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में यूज हुआ। तो एक इंडिकेशन मुझे मिल गई, इंडिकेशन कंफर्म नहीं हुआ, इंडिकेशन। उसने बताया कि हर फोर्स के 3 फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। क्या हमने डिफरेंट फोर्सेस 5 फोर्सेस याद किए? हर फोर्स के क्या हमने फैक्टर्स याद किए जो कि केस स्टडी में भी काम आते थे? यहां पे तो मुझे लगता है ये उसने पार्ट बी केस स्टडी का नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बना दिया कि उसने हर फोर्स के बारे में क्या पूछा, मुझे कोई से फैक्टर्स बता दीजिए, और फिर कह रहा है ये भी बताएं कि हाउ दीज फैक्टर्स माइट हैव इंपैक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स
इन योर रिकमेंडेड स्ट्रेंथ। ये कि कैसे उन फैक्टर्स की वजह से आपने यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मेंशन की होगी इफेक्ट हुए हैं। यानी यहाँ पे क्या बताना है हमने, क्वेश्चन को समझे, यहाँ पे हमने सेगमेंट के बारे में बताना है और सेगमेंट की बेस क्या होगी, यही कि फोर्सेस हाई हैं या लो है, स्ट्रेंथ हाई है या लो है। भाई ऐसे ही होगा ना भाई। 5 फोर्सेस के बारे में हमने क्या स्टडी किया था, कैसे सोचना है, ये फोर्सेस पॉजिटिव थिंग होती है या नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो हमने पहले पहचानना है कि कौन सा वाला बिजनेस सेगमेंट, तो कौन सा वाला सेगमेंट जो है वो वायबल होगा, जिसमें ज्यादातर फोर्सेस की स्ट्रेंथ हाई होगी या ज्यादातर फोर्सेस की स्ट्रेंथ लो होगी, लो वाले हमारे, ठीक है जी। और फिर यहां पे क्या कह रहा है कि आपने हमें हर फोर्स में फैक्टर्स बताने हैं कि ये फोर्स इसकी स्ट्रेंथ लो है तो किन फैक्टर्स की वजह से है और कैसे है, एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे। मुझे पहले बताओ बिजनेस कौन सा वाला वायबल है, वो जिसमें 5 फोर्सेस जो है, मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो लो है। फिर कह रहा है मुझे फैक्टर्स बताएं जिन पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है और फिर एक्सप्लेन भी करना है आपने हर फैक्टर को कि कैसे। जैसे हमारा एक होता है कि जी सब्स्टिट्यूट गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ऐसा ही है ना। तो आपने सिर्फ लिस्ट नहीं करना, लिस्ट करना तो सिर्फ पार्ट बी का पहली रिक्वायरमेंट होगी, यहां तक आपने क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या कह रहा है, खालिद मसरूर an entrepreneur with a strong background in engineering and business is keen to enter the electric vehicles industry. Although the EV industry, electric vehicle industry के साथ आप familiar हैं? क्या है ये electric vehicle industry? क्या कर बगैर पेट्रोल के चलती है? अच्छा, किस कोई भी चीज पानी में चलती है ये? इसमें बैटरी पे, ओके। क्या बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, ये कोई न्यू इंडस्ट्री है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि मैच्योर है? ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ओके। तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस क्या मौजूद होते हैं जगह जगह कि कुछ जगह पे है, कुछ, अच्छा कुछ क्यों, जगह जगह क्यों नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो जो नॉर्मल व्हीकल्स होती हैं, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स है, सेम इंडस्ट्री में आएंगी या कि वो डिफरेंट इंडस्ट्री? पोर्टर 5 फोर्सेस के हवाले से क्या वो सब्स्टिट्यूट में आएंगी या कि राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म में आएंगी? सब्स्टिट्यूट में आएंगी, करेक्ट करेक्ट। खालिद इज अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग कंपटीशन विद एस्टैब्लिश्ड कंपनीज लीडिंग द इंडस्ट्री। फिर क्या कह रहा है, टू असेस द पोटेंशियल ऑफ वेरियस सेगमेंट्स इन द ईवी इंडस्ट्री। कह रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया है, वेरियस सेगमेंट्स का ये डिसाइड करने के लिए मुझे किस सेगमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। खालिद विद हिज रिस्क एवर्स नेचर कंडक्ट पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्ट्स द फॉलोइंग टेबल। उसने 5 फोर्सेस एनालिसिस किया है इंडस्ट्री, और ये आपके सामने उसने टेबल दे दिया। यहां पे आप समझे इस टेबल को, जहां कहीं एग्जाम में टेबल आ जाए ना किसी भी सब्जेक्ट में, आपने उस टेबल की नेचर को समझना है कि ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। टेबल को देख के ना स्टूडेंट के जहन में जो पहली बात आती है वो ये कि कोई कम्प्लेक्स चीज आ गई। कम्प्लेक्स चीज नहीं होती। मैनेजमेंट में मैनेजेरियल केस स्टडी के अंदर सम टाइम आपको टेबल देगा, जैसे आपने देखा कल वाली केस स्टडी के अंदर उसने बड़ा सा टेबल दे दिया था ना, उनमें 8-10 सालों का डाटा था, लेकिन हमारे काम का डाटा कितना था, सिर्फ 2 सालों का। तो बज़ाहिर आपको लगेगा कि टेबल कम्प्लेक्स है, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी दे रहा है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि वो इंफॉर्मेशन इसमें कौन सी प्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन है। उसने हमें सेगमेंट बता दिए हैं, 500 सेगमेंट, और क्या किया है, हर सेगमेंट में फोर्सेस हाई है कि लो है ये बता दिया। क्या बताया, डिफरेंट सेगमेंट्स, हर सेगमेंट अलग अलग है, और हर सेगमेंट के अंदर क्या बताया कि इसमें फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है। पहला सेगमेंट क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकलिंग, स्पेशलाइज्ड कमर्शियल ईवीज, अफोर्डेबल पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसने हमें सेगमेंट्स बताए 1 2 3 4, फोर्स बताई,
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लो, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो, बार्गेनिंग पावर। अच्छा यहां पे रिवर्स चला है, नॉर्मल केस स्टडी में कैसे चलता है, इंफॉर्मेशन देके कहता है जरा फैक्टर आइडेंटिफाई करो और बताओ थ्रेट हाई है कि लो है, नॉर्मल ऐसे ही चलता है ना। यहाँ पे क्या किया उसने, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। कैसे भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे की इसने, हाँ उसने खुद से बता दिया हमें स्ट्रेंथ हाई है कि लो है, और हम बताना है हमने, ओके अभी बताते हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लो, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो, बार्गेनिंग पावर लो, बार्गेनिंग पावर बायर लो, कंपैरेटिव राइवलरी हाई। देखिए क्या वही 5 फोर्स है जो हमने पढ़ी है, कोई नई फोर्स तो नहीं आ गई। अब फैसला करें कि क्या पूछा था उसने, एडवाइज विच सेगमेंट प्रेजेंट्स मोस्ट वायबल अपॉर्चुनिटी। फैसला किस बेस पे होगा, जिसमें सबसे ज्यादा लो है पावर। इसमें 1 2 3 लो है, 2 हाई है। बैटरी में 1 4 लो है, 1 हाई है। स्पेशलाइज्ड कमर्शियल में 4 हाई है, 1 लो है, और 45% में 5 हाई है। ये तो डूबने की बात है इस सेगमेंट में आना। तो कहाँ जाना चाहिए हमें, बैटरी रिसाइकलिंग में। रीजन क्या बताएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द फोर्सेस की पावर लो है। डन, स्ट्रेंथ लो कह दे, ठीक है, वो भी ठीक है। अब पार्ट बी में क्या कर रहा है, फॉर ईच फोर्स लिस्ट 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेंथ, also explain how each of these factors might have impacted the strength of that particular force in your requirement। कहता है ये जो हर एक हमारा है ना फोर्स, फॉर ईच फोर्स यानी जितनी 1 2 3 हर एक फोर्स के लिए क्या करना है, आपने 3 फैक्टर्स बताने हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। क्या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के 3 फैक्टर्स बता सकते हैं, क्या थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के 3 फैक्टर्स बता सकते हैं, क्या बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स के 3 फैक्टर्स बता सकते हैं, क्या बार्गेनिंग पावर बायर के 3 फैक्टर बता सकते हैं, क्या कंपैरेटिव राइवलरी के 3 पॉइंट बता सकते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं आप, क्या सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो साबित करें। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स 3 फैक्टर्स बताइए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैपिटल एक्सटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो सबसे अहम तो बता ही नहीं रहे, गवर्नमेंट रेगुलेशन सबसे अहम तो बता ही नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट सबसे अहम तो बता ही नहीं रहे, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे स्विचिंग कॉस्ट है भाई, ये भी ठीक है, सबसे अहम तो बता ही नहीं रहे। बैरियर्स ऑफ एंट्री, बैरियर, ये सारे बैरियर्स की एग्जाम में थे। हाँ, मेन पॉइंट फिर पहले बताना चाहिए आपको, मेन पॉइंट बैरियर्स ऑफ एंट्री, ये आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा। डन जी। अच्छा यहां पे उसने कह दिया कि भैया हर एक के हमें फॉर ईच फोर्स लिस्ट 3 फैक्टर, ये रिक्वायरमेंट समझ आ रही, हर फोर्स के 3 फैक्टर बताओ। हमने कहा ये 1 2 3 ये फैक्टर पढ़े, उसने कहा अभी नहीं जाना, ठहर जाओ। Also explain how each of these factor might have impacted the strength of particular force in your recommended segment। हमारा recommended segment क्या है, कह रहा है बताओ ये फैक्टर यहाँ पे कैसे वर्क किया होगा, यानी इस फैक्टर को एक्सप्लेन करो, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना कि ये फैक्टर इस फोर्स को इफेक्ट करता है, ये फैक्टर इस फोर्स को, ऐसे नहीं करना, कि क्या बताना है कि हाँ इसके हाई होने की वजह से फोर्स लो है, यानी स्पेसिफिक हाई लो करके बताना। तो मुझे बताइए फिर इसमें क्या होगा, पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताइए जरा, ये कैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई हुआ होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, ये हाँ बैरियर्स ऑफ एंट्री, हाँ लो कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, इसमें क्या हुआ होगा, लो कैपिटल will be required to start। और क्या रीजन होती है थ्रेट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो क्या लिखेंगे, there might be lower government regulations in this segment। और इसके अलावा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हमारा, हाँ नो सोफिस्टिकेटेड नॉलेज नो हाउ मे बी नेसेसरी टू स्टार्ट बिजनेस।
स्टाइल समझ रहे हैं क्या है? स्विचिंग कॉस्ट में भी लो के हाई? लो। किसकी स्विचिंग कॉस्ट? सप्लायर की स्विचिंग कॉस्ट या कस्टमर की? कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट जब लो है तो उसका मतलब क्या है? थ्रेट क्या हो गया है? ये एक्सप्लेनेशन का तरीकाकार समझ रहे हैं क्या है? आपने स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने स्पेसिफिक हाई लो बताया हुआ, हमने भी स्पेसिफिक डिस्कशन करनी है एक एक करके। जी क्या उसने ये स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है सर, उसने ये तो पूछा ही नहीं है कि उस फैक्टर का फोर्स पे इफेक्ट क्या होगा, यही कह रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, हमने जो 3 फैक्टर लिखे हैं उन्हीं फैक्टर्स का इफेक्ट बताना है उस फोर्स पे क्या होगा। नहीं, फोर्स के मुताबिक बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर, आप कंफ्यूज ना हो, मैं क्वेश्चन समझ के बता रहा हूं। इनका क्वेश्चन ये है सर, उसने ये बोला है कि फैक्टर, हमने बता दिया जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब आगे हम ये लिख दें जनरल कि अगर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी तो थ्रेट लो होगा, अगर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी तो थ्रेट हाई होगा। हमने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक जो फोर्स की वैल्यूएशन हो चुकी है उसके मुताबिक एक्सप्लेन करना हो चुकी है। कैसे पता चला कि आपने उस स्पेसिफिक वैल्यूएशन के मुताबिक एक्सप्लेन करना है? उसने यहाँ पे रेफर किया हुआ है, देखें, ठीक, हाउ दीज फैक्टर्स माइट हैव इंपैक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है, इन सेगमेंट ए। ठीक है, इसलिए हमने जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फैक्टर करनी है। डन जी, समझ आ गया आपको? ये देखें, फैक्टर समझाना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है, अहम नहीं है। मुझे बड़ी बात बताइए, क्या रिक्वायरमेंट को पढ़ के आपको ये समझ आ रहा है कि क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है? मुझे ये बताइए, क्योंकि फैक्टर मुझे पता है आपने याद किया, 5 6 याद किए, मैं 3 तो मसला ही कोई नहीं है, और एक्सप्लेन भी कर देंगे, प्रैक्टिस भी की है। क्या रिक्वायरमेंट, क्या पूछा उसने, फिर से बताइए। पहले क्या पूछा उसने? हाँ, हमसे बताया कि बताओ कौन से वाला सेगमेंट हमारे लिए वायबल है, प्रॉफिटेबल। कौन से वाला सेगमेंट प्रॉफिटेबल होता है? जिसमें जो 5 फोर्सेस है वो स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ सबसे कम, वो। फिर इसके बाद उसने हमें फैक्टर्स पूछे हर फोर्स के, वो हमारे लिए बहुत ही आसान था। फिर क्या पूछा उसने कि एक्सप्लेन करो कि इन फैक्टर में से क्या रीजन हुई होगी कि हमारी वैल्यूएशन हाई है या हमारी वैल्यूएशन लो है। एक्सप्लेन करना है फैक्टर्स को, लेकिन विद स्पेसिफिक इवैल्यूएशन, बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है। डन। रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे बताएं, समझ आ गई आपको? इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर अगेन केस स्टडी में पूछेगा आप इसको टैकल कर लेंगे। क्योंकि एक और चीज नोट कीजिएगा, मैनेजरियल की केस स्टडी में जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जैसे फर्ज कीजिए उसने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन पूछा, उसने 5 फोर्सेस का पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा उसने जो दूसरे क्वेश्चन जब वो आपसे पूछेगा बीसीजी मैट्रिक्स का पूछा, रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसमें वेरिएशन नहीं आती ज्यादा, ये नोट कीजिएगा। एक बीसीजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन उसकी रिक्वायरमेंट, और दूसरा बीसीजी मैट्रिक्स की केस स्टडी उसकी रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसी होती है कि भैया इसको क्लासिफाई कर दो और क्या करो, स्ट्रेटजी बताओ। इसीलिए रिक्वायरमेंट के साथ, मैनेजरियल की केस स्टडी की रिक्वायरमेंट के साथ आपने कंफर्टेबल होना है। जब आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई तो समझिए वो टॉपिक ग्रिप हो गई। आगे चलें, या इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना मजीद? आप कुछ कह रहे थे? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसमें क्या कह रहा है? ब्रीफली डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन। कोई ऑप्शन बताई हुई है किसी ने? अच्छा, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया किस टाइम का था? ऑटम 24 का। चलिए, और ये है ऑटम 23। ऑप्शंस कोई होंगी, हमने वो बतानी है। रिकमेंड ए न्यू सुटेबल सेगमेंट फॉर सेव टू कंसीडर, प्रोवाइड रीजन फॉर योर रिकमेंडेशन। रीजन बताते, कह रहे हैं बताओ कौन से वाला सेगमेंट सूटेबल है, लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट में उसने हमें कोई इंडिकेशन नहीं दी मॉडल कौन सा है। ऐसे ही उसने पूछा बताओ इनमें से कौन से वाला, हर सेगमेंट की सूटेबिलिटी पे कमेंट करो और बताओ कौन से वाला सेगमेंट मोस्ट सूटेबल होगा। न्यू सूटेबल सेगमेंट, रिकमेंड ए न्यू को अंडरलाइन कर, यानी हमने रिकमेंड जो करना है वो इसमें से नहीं करना।
इसका मतलब है मुझे गट फीलिंग आई क्या कि इनमें से हर सेगमेंट में कोई ना कोई मसला होगा, वरना कहता वो विच वन ऑफ दीज सेगमेंट इज मोस्ट सूटेबल। उसने ये नहीं बोला विच वन ऑफ दीज, क्या बोला? न्यू सेगमेंट। तो मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं है मुझे, कि हर एक में कुछ ना कोई प्रॉब्लम होगी। पढ़ते हैं। अब उसने रिक्वायरमेंट के अंदर हमें मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो कहां दी होगी? Save a renowned premium clothing brand known for offering formal office attire for men caters to unique style targeting adults aged 18 to 40 years। ठीक है, वो ये क्या है 18 to 40 years? ये क्या है? ये इस एज को टारगेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं मैनेजरियल की लैंग्वेज में? मार्केट सेगमेंट या टारगेट मार्केट। उसने इस मार्केट को टारगेट किया है 18 से 40। However, in the face of intensifying competition and ever evolving consumer preference, वो कह रहा है कंपटीशन ज्यादा होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। Swab is contemplating narrowing its focus to a specific age group within their target market। वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करना चाहता है, यानी फिलहाल उसका जो है टारगेट मार्केट वो बड़ी है 18 से 40। वो कह रहा है नैरो करें। ये टारगेट मार्केट को नैरो करना, ये क्या कहलाता है? नीश मार्केट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या कहलाती है? कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें मार्केट में, ज्यादा सेल से प्रॉफिट कमाया जाता है, यानी सेल ज्यादा हो प्रॉफिट मार्जिन कम हो। कुछ कंपनीज ये स्ट्रेटजी चलती है। कुछ कंपनी की स्ट्रेटजी के ऊपर चलती हैं सेल्स कम हो चाहे लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो। मार्केट स्कीमिंग एक है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनको चीज बेचना। और ये क्या है? मार्केट स्विंग। ठीक है, नॉर्मली जो आपके व्हीकल इंडस्ट्री की एग्जांपल है, तो जो लग्जरी कार्स हैं कौन कौन सी? ये BMW है और रोल्स रॉयस वगैरह। मुझे बताइए ये पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अपनाती है कि स्कीमिंग स्ट्रेटजी? ये प्रॉफिट हालांकि ठीक ठाक कमाती है प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन आपको इनकी प्रोडक्ट ज्यादा नजर नहीं आएगी। क्यों? इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। और जो कंपनी जो है जैसे टोयोटा है, जैसे फार सुजुकी है, ये जो छोटी गाड़ियां बनाती हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी, ये कैसे प्रॉफिट कमाती हैं? सेल ज्यादा, प्रॉफिट मार्जिन कम, सेल ज्यादा। तो ये अब मार्केट नीश स्ट्रेटजी की तरफ जा रहा है। ये कह रहे हैं हम एक स्पेसिफिक मार्केट को फोकस करें, उनको हम हाई मार्जिन पे चीजें बेचेंगे। फिर क्या है? ओके, द शिफ्ट विल बेटर यूटिलाइज इट्स लिमिटेड बजट एंड पेनिट्रेट द मार्केट सेगमेंट फॉर हायर रेवेन्यू। कह रहा है मार्केट, सारी मार्केट पेनिट्रेट नहीं करना हमने सिर्फ उस मार्केट को पेनिट्रेट करना है जिसका, जहां से हायर रेवेन्यू जनरेट होगा। During an open discussion forum with employees, Swave received the following option for segments to target। ओपन डिस्कशन हुई और ये ऑप्शन आई है। इन ऑप्शंस के ऊपर हमने कमेंट करना है। क्या बताना है? हमने दो बातें बतानी है। नंबर 1, हर ऑप्शन को कमेंट करके बताना है ये सूटेबल है कि नहीं, और फिर इसके बाद नया सेगमेंट बताना है। ओके, चलिए। लेकिन आपसे मैं एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, वो क्या कि इनमें से अगर फर्स्ट करें नए अब सेगमेंट की ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कौन से वाला मोस्ट सूटेबल होगा, आपने वो बताना होगा। डन? कमेंट करें। सीनियर एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव, दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अडल्ट एजेड 45 to 60 years। दे हैव ए हाई डिस्पोजेबल इनकम एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ स्टाइलिश क्लॉथ्स। ये हम स्टाइलिश क्लॉथ्स बनाते हैं, हाँ, यूनिक स्टाइल बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो ये तो सीनियर एग्जेक्टिव, ये तो बहुत अच्छी मार्केट है, इसको तो हम टारगेट कर सकते हैं। सूटेबल या नॉट सूटेबल? मेरा आर्गुमेंट क्या है? मेरा आर्गुमेंट है ये सूटेबल है। क्यों? हाई डिस्पोजेबल इनकम है, हम हायर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ये पैसा खर्च करने को तैयार है। हाई डिस्पोजेबल और स्टाइलिश क्लॉथ्स भी पसंद करते हैं, हम भी यूनिक स्टाइल्स ऑफर करते हैं। तो ये तो मैच हो गई बातें, हमारी नीड्स के मुताबिक मैच होगी सिस्टम के। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? एज। ये हमारे टारगेट मार्केट से एक्सक्लूड, उसने पहले ही बता दिया क्या 18 to 40 इयर्स है, लेकिन वो क्या करना चाहता है? फोकस टू ए स्पेसिफिक एज ग्रुप विद इन देयर टारगेट मार्केट। फिर से फोकस करना चाहता है कहां?
विद इन देयर टारगेट मार्केट, विद इन। तो ये क्यों सूटेबल नहीं है? आउटसाइड टारगेट मार्केट है ये। इसके लिए तो आपको सारी मशीनरी बदलनी पड़ेगी। डन, क्रॉस हो गया। आगे चलते हैं। सेवी एंटरप्राइजेस, दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर्स एजेड 30 to 40 ईयर्स, सेगमेंट में who are seeking stylish yet affordable attire। स्टाइलिश जाते हैं तो हम भी तो यूनिक स्टाइल्स ऑफर कर रहे हैं, हम भी तो यूनिक स्टाइल और इसमें क्या मसला है? ये टारगेट मार्केट में है तो सही, कॉस्ट कॉन्शियस है, ये पैसे नहीं खर्च करेगा, ये सस्ती चीजें ढूंढेगा। हम क्या करना चाह रहे हैं? हायर रेवेन्यू, हायर। ये अल्फाज समझ रहे, कौन कौन से अल्फाज आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? तो क्या ये हमारे लिए सूटेबल है? नहीं। कहेगा खरीदने को तैयार है, कहेगा सस्ता बेचो। हमने कहा नहीं, हमने तो फोकस करना है, नीश मार्केट के फोकस करना है। तो ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो सीनियर एग्जेक्टिव थे ये क्यों सूटेबल नहीं थे? आउट ऑफ द एज ग्रुप थे। और सेवी एंटरप्राइजेस क्यों सूटेबल? कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें, किस सेगमेंट को सेलेक्ट करेंगे? नहीं, इनमें से दोनों ही रिजेक्टेड है। वो तो हमें क्वेश्चन के मुताबिक वैसे पूछ रहा हूं बिजनेस पर। कितने स्टूडेंट सीनियर एग्जेक्टिव को टारगेट करेंगे और कितने स्टूडेंट सेवी एंटरप्राइजेस को? ओके, अगर सीनियर एग्जेक्टिव को टारगेट करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा बिजनेस में चेंज? सीनियर एग्जेक्टिव तो खर्च करते हैं। नहीं, मैं आप पूछ रहा हूँ सीनियर एग्जेक्टिव जिन स्टूडेंट से सेलेक्ट किया है, ये क्यों सेलेक्ट किया भला? हाँ, देखिए दोनों को फोकस कर सकते हैं, लेकिन दोनों में नेगेटिव है। अगर सीनियर एग्जेक्टिव को फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपना सारा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, सेटअप चेंज करना पड़ेगा सारा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप उस मार्केट को टारगेट कर ही नहीं रहे, मतलब उसको अप्रोच कर ही नहीं रहे। तो आपको उसके लिए अपना सारा यूनिट अलग से डेवलप करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना। अगर आप सेवी एंटरप्रेन्योर की तरफ जाते हैं तो आपको अलग से कोई यूनिट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर इसको फोकस करना है, बल्कि क्या करना होगा? हमने मार्केटिंग के जरिए से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के जरिए से इनको हमने अट्रैक्ट करना है, मजबूर करना है कि हाई प्राइस पे करने को तैयार हो जाए, डिफरेंट। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के मुताबिक तो दोनों ही नॉट में है। सीनियर क्यों नॉट में? टारगेट मार्केट से आउट है। सेवी एंटरप्राइज क्यों? कॉस्ट कॉन्शियस है। अब कॉस्ट कॉन्शियस की टर्म हमारे लिए इसका मतलब अहम होगी। आपको क्या चाहिए? अपनी जो मैनेजमेंट की वोकैबुलरी है ना, उसमें ये कॉस्ट कॉन्शियस को ऐड कर ले और जहन में रख ले कि इसका मतलब क्या है। पैसे खर्च करने को तैयार। कॉलेज फैशनिस्टास, दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फैशन फॉरवर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स एजेड 18 to 25 है, हमारे ग्रुप में है। दे एम टू मेक ए स्टाइलिश स्टेटमेंट ऑन कैंपस। स्टाइलिश, हमारा स्टाइलिश प्रोडक्ट हम भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पाइट पोटेंशियली हैविंग लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन मसला ये है कि इनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है। जाहिर है कमा ही नहीं रहे, अभी तो स्टूडेंट है, खर्च ही कर रहे हैं। इसको टारगेट कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। क्यों? इन तीनों में से मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो कम पैसे खर्च करेगा ना, कौन सी करेगा? थर्ड वाला। और वो नेचुरल है, जाहिर है वो जिंदगी को स्पेस नहीं। रिकमेंड ए न्यू सूटेबल सेगमेंट टू कंसीडर। बताइए 25 to 30, 25 to 30 इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है। नया सेगमेंट है 25 to 30, 25 to 30 नया सेगमेंट है बिल्कुल। क्यों? हाँ, क्योंकि नॉर्मली 25 to 30 की एज में ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर चुकी होती है। और इस एज के अंदर जो लोग होते हैं प्रोफेशनल, याद रखें, वो काम भी सबसे ज्यादा करते हैं, एनर्जी होती है, कुछ सीखना चाहते हैं, पैसे भी कम पैसों में राजी हो जाते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्यों भला? इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। ठीक है, जैसे ये वो हैं जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया, सीए क्वालिफाई किया है, तो अभी 2-3 साल लगेंगे शादी होने में, बच्चे होने में, वो जिम्मेदारी आने में भी टाइम लगेगा। तो अभी क्या है? सिर्फ अकेले। तो अभी तो पहले तो हम स्टाइपेंड में गुजारा कर रहे थे 12, 13, 15 हज़ार में। अब एकदम से 1.5 लाख महीना, 2 लाख महीना मिलना शुरू हो गया, तो फिर समझ ही नहीं आती बंदा इतने पैसे खर्च कहाँ पे करे। जिम्मेदारी नहीं ना,
वो 6-7 महीने ऐसे होता है, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, इनके एक्सपेंसेस कम है, लेकिन इनकी अर्निंग ज्यादा है। ये स्टाइलिश प्रोडक्ट्स को भी लाइक करेंगे और साथ ही साथ हाई प्राइस भी पे करने को तैयार होंगे। एग्री करते हैं जी? ये था हमारा न्यू सेगमेंट और उसकी रिकमेंडेशन। क्लियर? तो जरा मुझे बताइए, हमने समझ लिया क्या पूछ रहा है, बता भी दिया, लेकिन ये किस टॉपिक से रिलेट करती है केस स्टडी? ये क्या? मार्केट सेगमेंटेशन। हाँ जी, स्ट्रेटजिक स्पेस, स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग, याद है कंसेप्ट? ये उससे क्लियर? क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम? अंडरस्टैंडेबल? रिक्वायरमेंट मुझे बताइए, आइंदा अगर इस तरह की केस स्टडी आएगी सिमिलर रिक्वायरमेंट के साथ हैंडल कर लेंगे? चलिए आज की लास्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। किसी स्टूडेंट ने कोई आर्गुमेंट करना उसके ऊपर? नो आर्गुमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है जी? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दी हुए हैं, हमने बता दें। ये तो हमारा एक टिपिकल केस स्टडी है। ये क्या है? टिपिकल केस। ये अगर इस तरह की केस स्टडी सामने आ जाए फौरन आपने अपने आप को बताना क्या, ये तो बहुत ही आसान है, कई दफा कर चुका हूं। फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट, कह रहा है बताओ लाइफ साइकिल प्रोडक्ट कौन सा है, और फिर जो भी हुआ आपका आंसर, वन मोर कॉस्ट अदर देन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दैट इज लाइकली। देखिए कंपेयर करें, पहले उसने बोला था मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताओ। हमारे सिलेबस की हद तक वो अमूमी तौर पे मार्केटिंग को क्या कहता है? प्रमोशन। यहां पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया मेरे को कौन सी वाली कॉस्ट बताओ या स्ट्रेटजी। हाँ, मार्केटिंग के अलावा बताना, मार्केटिंग नहीं बतानी, उसके अलावा सर सजेस्ट ए प्रमोशन स्ट्रेटजी बीएल में परसू। कौन सी स्ट्रेटजी? हाँ, जैसे उसने पूछा था मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया? सिर्फ इतना चेंज किया। देखें ये वही वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जो अभी हमने अटेम्प्ट किया है, वही उसी तरह की केस स्टडी नहीं बन गई। अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ है, रिक्वायरमेंट सेम है। उसमें भी हमने स्टेज गैस करनी थी, उसके बाद क्या बताना था? कॉस्ट बतानी थी, फिर क्या बताना था? कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, इसको कंपेयर करें। देखें लगभग मिलती जुलती ही है रिक्वायरमेंट्स के, नहीं अल्फाज फर्क होगा। तो मैनेजरियल की केस स्टडी में वो इसी तरह को आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाता, इजी रखता है कि बेसिक कंसेप्ट एप्लीकेशन। जी टफ, क्योंकि केस स्टडी को समझना है, उसको अटेम्प्ट करने का स्टाइल, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है, बस मैं रट्टा लगाऊं और लिख दूं। तो जब आप केस स्टडी को समझना शुरू कर देते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है। देखिए एक चीज आपने की, आपको एक मजे की बात बताता हूँ छोटी सी, अभी टाइम चले थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा। फाइनल कोर्स बनाते हैं आप, जब आप सीफैप लेवल पे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का फॉर्मेट एक जैसा नहीं होता। अभी तो सबका एक ही तरह का बैलेंस शीट एक तरह की बनती है, इनकम स्टेटमेंट एक तरह की बनती है, एक तरह बनाते हैं ना। सीफैप लेवल पे जाएंगे पता चलेगा इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट अलग है, बैंकिंग सेक्टर का फॉर्मेट अलग है, टेक्सटाइल कंपनी का फॉर्मेट अलग है। मतलब कुछ सेक्टर ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर जिनका बैंक्स जो है ना, वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्मेट दिया उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं। IAS 1 फॉलो नहीं करते। IAS 1 है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको फॉलो नहीं करते बनाने में। इसी तरह दूसरा, तो हमारा एक क्लाइंट, तो एक क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन जो आता है ना, उसमें आता था, वो अभी शायद आता होगा, उसमें वो आपको सेक्टर कहता था ये सेक्टर है, इसके इनकम, ये ट्रायल बैलेंस ये है, इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं। मजे की बात, वो ऐसे ही क्वेश्चन था जैसे कोई आपको ट्रायल बैलेंस रख दे और कहे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ। मजे की बात, उसमें एक एडजस्टमेंट भी नहीं होती थी, यकीन करेंगे, एक एडजस्टमेंट भी नहीं होती। लेकिन कर वही पाता था, कौन? जिसने जिंदगी में एक दफा ही सही लेकिन उस फॉर्मेट को देखा हुआ, बनाया। ठीक है, तो वो ऐसा, मेरी दफा आया था, मैंने नहीं देखा, नहीं हुआ। हालांकि सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल था, क्या? फॉर्मेट ड्रा करना है और रेलिवेंट, वो था इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में प्रॉब्लम ये थी, मैं सीधा कराया था भाई, जैसे नॉर्मल इनकम एक्सपेंस बनते हैं। वो जब सॉल्यूशन आया, पता चला प्रैक्टिकली, देखिए पता चला इंश्योरेंस वालों के जो डिफरेंट सेगमेंट, फायर इंश्योरेंस अलग है, मरीन इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, तो उनकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, उसके डिफरेंट कॉलम बनते हैं, सेगमेंट होते हैं।
और उसमें कुछ कास्ट ऐसी होती है जो हर सेगमेंट को एलोकेट करनी होती है, और कुछ कास्ट ऐसी होती है जो नीचे अलग से शो करवानी होती है। मुझे नहीं पता ना मैंने एलोकेशन की ना क्लासिफिकेशन की, कितने नंबर 0। लेकिन जिस वक्त मैंने उस फॉर्मेट को देखा 1 मिनट के अंदर मैंने कहा अब मेरे से करवा लो ये सवाल, क्योंकि समझ आ गया कैसे करना है। केस स्टडी भी इसी तरह की है मैनेजरियल। आपको जब समझ आ जाए ना केस स्टडी होती क्या है, इसमें से किस लफ्ज से क्या मैसेज निकलता है, इसके पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ है, उसके बाद ये केस स्टडी रिप्रोडक्शन से ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ याद भी नहीं रखना होता। लेकिन अगर आपने केस स्टडी को कभी केस स्टडी के तौर पे प्रैक्टिस नहीं किया, रट्टे के सवाल, आप रट्टे के नॉलेज से केस स्टडी को अटेम्प्ट करना की कोशिश करें, वो नहीं होगी। रट्टे वाले नॉलेज से केस स्टडी को समझना पड़ता है, उसके मुताबिक ढलना पड़ता है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन कौन से लफ्ज है, क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी तो आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा भाई जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सवाल पूछता है तो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, बीसीजी मैट्रिक्स का सवाल आता है ये सवाल वोकैबुलरी इस्तेमाल करता है। अभी तो आपको अल्फाज से अंदाजा हो जाया करेगा। आप कहेंगे सर रिक्वायरमेंट छोड़े, मुझे लफ्ज से पता चल गया कौन सा मॉडल पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट की तो दूर की बात। बहरहाल वापस आते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। चलिए ओके स्टार्ट करें जी। रिक्वायरमेंट समझ गए, स्टेज बतानी है, कॉस्ट बतानी है, स्ट्रेटजी बतानी है। स्ट्रेटजी कौन सी बतानी है? प्रमोशन स्ट्रेटजी। बर्गेंजा लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। प्रेजेंटेड बिलो आर द मेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैं परेशान हूं, सेटअप के लफ्ज से मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन है, लेकिन एक्सपेंशन के लफ्ज से क्या लग रहा है? ग्रोथ है। तो अब चूंकि एक्सपेंशन कह दिया उसने, तो मेरा ज्यादा जो वेटेज जा रही है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। हाँ जी, क्योंकि हाँ ग्रोथ स्टेज में दोनों हो सकते हैं कि सेटअप भी किया आपने, मजीद सेटअप भी कर रहे हैं, एक्सपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टेज हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती, क्या? सेटिंग अप। हाँ एक्सपेंशन ऑफ, इसमें असल लफ्ज पता है क्या जिससे मैंने फैसला किया है? एक्सपेंशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो इंट्रोडक्शन में भी होती है। एक्सपेंशन के लफ्ज से फैसला किया। तो कौन से वाला स्टेज हुई बताइए? कॉस्ट बताइए क्या है ग्रोथ में? हायर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हायर वर्किंग कैपिटल हो गया, 2 हो गए, और हायर एडवर्टाइजमेंट ये भी बता दिया, 2 हो गए। यही तो बताया, हायर एडवर्टाइजमेंट हायर वर्किंग कैपिटल। कितने पूछे उसने? अब तो ठीक है, काफी है, काफी है, काफी है। प्रमोशन स्ट्रेटजी बताइए क्या होगी? प्रमोशन स्ट्रेटजी में 2 चीजें बतानी होती है, बजट और पर्पस। बताइए क्या होगा? लिमिटेड एडवर्टीजमेंट, लो बजट एडवर्टीजमेंट होगी जी, सॉरी ये तो वो है ग्रोथ है। हाई एडवर्टीजमेंट और फोकस क्या हो? टू गेन मार्केट शेयर। और फिर इसमें क्या कि एडवर्टीजमेंट में क्या बताना है? प्रोडक्ट के फीचर्स को, टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी एंड टू गेन मार्केट शेयर। बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम? सेकंड, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल्स, डिक्लाइनिंग से। कॉस्ट क्या होगी इसमें? मार्केटिंग के अलावा कॉस्ट बतानी है, मार्केटिंग ना बता दीजिएगा। अब मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और वारंटी का। शाबाश। स्ट्रेटजी क्या होगी? प्रमोशन लो स्ट्रेटजी, मार्केट तो है ही नहीं। स्ट्रेटजी एडवर्टाइजमेंट करके किसको अपनी दुकान पे बुलाना है? ग्राहक है नहीं मार्केट, ग्राहक मार्केट में आ ही नहीं रहा, तो बड़े बड़े बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? बल्कि जो बोर्ड लगे हुए हैं उनको भी उतार दो। लो एडवर्टाइजमेंट, लिमिटेड टू अट्रैक्ट नीश मार्केट या टू रिटेन नीश मार्केट, यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर उसको रिटेन करना है। यहाँ पे विड्रॉल में मार्केटिंग का पर्पस ये नहीं है कि नया कस्टमर हासिल करना है। ग्रोथ में क्या पर्पस होता है? न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। डिक्लाइन में क्या पर्पस होता है? एग्जिस्टिंग को अपने साथ जोड़े रखना है। उसमें फोकस अब न्यू नहीं है। फर्क समझ रहे हैं मार्केटिंग? चलिए ये भी निबट गया। आगे प्रोडक्ट सी, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ, टू एक्सटेंड प्रोडक्ट, ये हमारा फैसला ही। मैच्योरिटी लाइफ में सबसे बड़े प्रॉब्लम ये होते हैं, क्या? टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक, तो मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ओके, फेज कौन सा? मैच्योरिटी।
कॉस्ट कौन सी है? प्रमोशन कॉस्ट नहीं, वो तो बतानी नहीं है। क्यों नहीं बतानी? क्योंकि उसने कहा मेरे को इसके अलावा बताओ। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट और न्यू फीचर एनहेंसमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हाँ उसको प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कॉस्ट में हम क्लासीफाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट एनहेंसमेंट में हम बेसिकली न्यू फीचर या न्यू वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, उसी कैटेगरी में आ जाएगा। और कोई कॉस्ट आपके जहन में आ रही है? ऐसे काफ़ी है, उसने एक ही पूछी है। प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी? प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या? एडवर्टीजमेंट के पहले बताइए, एडवर्टीजमेंट की अमाउंट क्या होगी? साइज ऑफ एडवर्टीजमेंट हाई एडवर्टीजमेंट होगी, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होगी? मैच्योर मार्केट है। हाँ जी, अच्छा एडवर्टीजमेंट होगी, लो नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट की अमाउंट जो है वो स्टेबल रखेंगे, एग्रीड। लेकिन ये एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि बजट ज्यादा हो, एग्रेसिव का मतलब इन द सेंस कि हम अपने फीचर्स को कंपेटिटर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी हमारे जो एडवर्टीजमेंट है वो हाई होगी लेकिन मेंटेन्ड होगी, इंक्रीजिंग नहीं, हाई होगी ना एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जिस लेवल पे आप हो उस लेवल का मोमेंटम मेंटेन करना है ना, तो मैच्योरिटी पीक लेवल है, तो इसमें एडवर्टीजमेंट हाई होगी, ये कहना गलत तो नहीं है, हाई होगी। और इसका फोकस क्या होगा? कस्टमर, हाँ अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए से कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करना, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना, ये मकसद है। यानी ये मकसद थोड़ा सा हमारा ग्रोथ स्टेज पे भी था, यही पर्पस, लेकिन मैच्योरिटी पे ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ग्रोथ में हमें ज्यादा कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन वगैरह की जरूरत नहीं होती, या डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें मार्केट ओपन होती है, बढ़ रही होती है, मैच्योरिटी पे जरूरत होती है ज्यादा। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ कॉस्ट क्या होगी ग्रोथ में? वर्किंग कैपिटल नहीं, बल्कि ये तो उसने बता दिया है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं बता सकते क्योंकि उसने बता दिया है, और मार्केटिंग भी नहीं कह सकते क्योंकि उसने कहा इसके अलावा बताओ, तो और कौन सा होगा? कैपेसिटी इनहेंसमेंट कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटी। प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी? हाई होगी, बिल्कुल, इंक्रीजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स होंगी, और पर्पस क्या होगा इनका? ब्रांड अवेयरनेस। क्लियर? तो समझ आ गया क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, केस स्टडी कैसे पूछी, ये वाली केस स्टडी और पहले वाली एक ही, तो इसका मतलब समझ आ गया आपको। नॉर्मली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या पूछता है? इंफॉर्मेशन देके स्टेज पूछता है, उसकी कॉस्ट पूछेगा। कंफर्टेबल हैं आप? ओके, क्या जो नोट्स थे उसमें कॉस्ट बताई गई थी आपको, इस स्टेज पे ये कॉस्ट होगी, क्या स्ट्रेटजी बताई गई थी? चलिए, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन उम्मीद तौर पे भैया नहीं आते, मैंने आपको बताया है। रिप्रोडक्शन के आ सकता है 3-4 नंबर का, मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए, 50 में से 3-4 नंबर का रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो मेन हेडिंग है वो याद करते रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद तौर पे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आता है, रूल आउट नहीं कर रहा मैं इसको, आता है, और अगर ना भी है तो एमसीक्यूज में तो टेस्टिंग कंसेप्ट ही हो सकती है, तो इसीलिए बुक की रीडिंग और हेडिंग की मेमोराइजेशन वो साथ याद रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए, क्या मजीद आपका नेक्स्ट वीक में टर्म टेस्ट है, मजीद केस स्टडी की प्रैक्टिस चले, मजीद क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करें या नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर में मूव करें? नहीं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी उसमें मैं जाऊँ। क्या आप इस चैप्टर 4 की मजीद प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी की करना चाहते हैं या नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है यस, कितनों का ख्याल है नो? चलिए, कल की क्लास को क्या कि टर्म टेस्ट है ना आपका, तो उसमें नॉर्मली जो फाइनेंस पोर्शन बच्चे का स्ट्रांग होता है, मैनेजरियल में थोड़ी वीक है, तो कल का लेक्चर जो है वो मजीद केस स्टडी की प्रैक्टिस करते हैं। आप ये भी मुझे बता दीजिएगा कि आपका फाइनेंस पोर्शन का कौन सा कंसेप्ट वीक है, जैसे बच्चे बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नोट कर लीजिएगा स्पेसिफिक टॉपिक, ये नहीं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर ने, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या सर वो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है
उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना वो नहीं, समझ, स्पेसिफिक प्रॉब्लम टॉपिक के अंदर वो बता दीजिएगा। तो अगले लेक्चर में उसकी क्विक रिवीजन हो जाएगी ताकि आपकी टर्म टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो कल मैनेजेरियल पोर्शन की रिवीजन समझे, केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, और परसों उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंस पोर्शन की रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपका टर्म टेस्ट लाजमी देना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।